दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का यह मेरा 7वां वीडियो है। अगर आप शुरू का 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इसमें हम वही प्रश्न आपको करवा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, आप सभी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल हम 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए सभी प्रश्न को आपको हम काफ़ी अच्छे तरह से बताएंगे ताकि आप एक बार में ही याद करके उसे समझ करके आप याद रखें परीक्षा तक। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय से मिलता रहे। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा में है दूर दृष्टि दोष, तीसरा में है अबिंदुकता और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वह निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आप हमेशा याद रखिएगा अवतल लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वह निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और अबिंदुकता को दूर करने के लिए जो है बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। तो अवतल लेंस को जो प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर में कह रहा है कि वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस दर्पण से प्राप्त होता है। समतल, अवतल, उत्तल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस दर्पण के द्वारा जो है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, हम कर सकते हैं। तो वह इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो है हम किसी भी वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे उत्तल दर्पण यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर में कह रहा है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिन्हें कहते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बना है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कणिका कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, कणिका। ठीक है, फोटॉन्स। तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा चौथा में कह रहा है कि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी जो सम्मिलित शक्ति होगी वह क्या होगी। ठीक है, यानी 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है। ठीक है, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो सम्मिलित शक्ति जो होगा वह क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए आपको किस तरह से इसे बनाना है। तो देखिए फार्मूला जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए किस श्रेणी क्रम, ठीक है, यानी सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला पावर निकालने का होता है 1 मैंने पावर इक्वलेंट बराबर जो हो जाएगा 1/P1 + 1/P2, यह फार्मूला हो जाता है। ठीक है, अगर आप करें मतलब श्रेणी में दिया हुआ रहेगा तो इसी फार्मूला को आप यूज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा P1 60 हो जाएगा और P2 यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो देखिए इसको वैल्यू को पुट करके हम इसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/P या P मेरा जो है सम्मिलित शक्ति है। ठीक है, तो 1/60 + 1/40। ठीक है, तो इसी को अगर आप एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल यहाँ पे भिन्न के जोड़ करना है। तो यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन करके आ जाएगा 5/120। तो इससे अगर आप काटिएगा तो यहाँ पे कितने मतलब कटेगा, 24 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, 24 टाइम्स में। तो मेरा यह जो आया कितना आया, 1/P बराबर जो आएगा 1/24 आया। ठीक है, तो इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो P बराबर कितना आ गया, P बराबर मेरा 24 आ जाएगा। यह क्या है वाट में। ठीक है, तो यानी मेरा जो सम्मिलित शक्ति होगा वह कितना हो जाएगा, तो 24 वाट हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। काफ़ी इजी तरीक़ा से बताया है, तो आप इसी तरह से सोल्व कीजिएगा, आप आसानी से एग्जाम में सोल्व कर दीजिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अच्छी तरह से जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर में कह रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में भीतर की ओर कौन सा रंग
का चाप दिखाई देता है। यानी प्राथमिक इंद्रधनुष दो प्रकार का होता है, एक प्राथमिक इंद्रधनुष, एक द्वितीयक इंद्रधनुष। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है दोस्तों काफ़ी ही साफ दिखता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष जो है ज़्यादा साफ दिखता है। ठीक है, द्वितीयक इंद्रधनुष के अपेक्षा। ठीक है, यानी द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है थोड़ा सा धुंधला दिखता है। इसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए आपसे पूछे जा रहा है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें जो है कहने मतलब भीतर की ओर कौन सा माने चाप हमें दिखाई देता है। तो देखिए आपको हम इमेज बना के दिखा रहे हैं। यह बैगनी रंग का जो है भीतर की ओर रहता है और बाहर की ओर जो रहता है वह लाल के रहता है। ठीक है, आप याद रखिएगा प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है उसमें भीतर की ओर बैगनी कलर दिखता है और बाहर की ओर जो है रेड कलर दिखता है। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भीतर की ओर पूछा जा रहा है, यानी अंदर, यह अंदर हो गया और यह बाहर हो गया। ठीक है, तो भीतर की ओर बैगनी कलर का दिखता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। यही मेरा द्वितीयक इंद्रधनुष इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, यानी कि भीतर की ओर मेरा रेड रहता है और बाहर की ओर जो होता है वह बैगनी होता है। ठीक है, यह हो गया द्वितीयक इंद्रधनुष का, यह हो गया प्राथमिक इंद्रधनुष का। ठीक है, आप दोनों याद रखें। और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है साफ साफ दिखता है और यह थोड़ा सा धुंधला दिखता है इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो दोनों आप पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में कोई भी जरूर पूछेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा चलते हैं छठे नंबर पे। छठा नंबर करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन मेरा छठा नंबर है। छठा नंबर में करें कि आँख की निकट और दूर स्थित दोनों वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को कहते हैं। खाली स्थान कहते हैं निकट दृष्टि क्षमता, दूर दृष्टि क्षमता, समंजन क्षमता या इनमें से कोई नहीं। तो इसे समंजन क्षमता कहते हैं, यानी कि निकट और दूर के दोनों वस्तुओं को हम साफ साफ देख लेते हैं, उस क्षमता को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा सातवां में करें कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन अवयव होता है। यानी कोई जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश है, वह प्रिज्म से होकर गुजर रहा है तो इसमें न्यूनतम विचलन जो होता है, मिनिमम डिविएशन जो होता है किस कलर में होता है, लाल में, बैगनी में, हरा में या पीला में। तो न्यूनतम विचलन जो होता है रेड कलर में होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे रेड कलर बिल्कुल करेक्ट है और सबसे अधिक पूछेगा तो वह बैगनी में होता है। ठीक है, बैगनी में। तो आप दोनों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा कि न्यूनतम होना चाहिए तो वह लाल कलर के लिए जो होगा न्यूनतम हो जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन मेरा 8वां नंबर 8 में करें कि निकट दृष्टि दोष वाली आँख साफ साफ देख सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हुआ है तो वह कौन सा मैंने साफ साफ वह किस वस्तु को देख सकता है, अनंत पर की वस्तुओं को, दूर पर स्थित वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, इनमें से कोई नहीं। तो जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि हुआ है तो वह जो है निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, लेकिन दूर की वस्तुओं को साफ साफ वह नहीं देख सकता है। ठीक है, निकट को देख सकता है, दूर को नहीं देख सकता है। ठीक है, तो मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, निकट की वस्तुओं को। अगला क्वेश्चन मेरा 9 में कह रहा है कि हमारे रेटिना द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। यानी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है वह कैसा बनता है, तो वह वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, अब वास्तविक और उल्टा, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर 10 में कह रहा है कि पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला खाली स्थान लेंस की तरह व्यवहार करता है। यानी पानी भरा हुआ, ठीक है, उसमें एक हवा का बुलबुला है तो वह किस लेंस की तरह व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह या दोनों की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पानी के अंदर अगर कोई हवा का बुलबुला है तो वह जो है अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, अवतल लेंस की तरह, तो बी ऑप्शन यहाँ पे अवतल लेंस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 11 नंबर 11 में कह रहे हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वह किसके बराबर होता है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इसे का जो राइट आंसर हो जाएगा वह 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ठीक है, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 12 नंबर है। 12 नंबर में कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस में प्रवेश करती है तो निम्न में से किस में परिवर्तन होता है।
यानी कोई भी श्वेत प्रकाश है वह लेंस में जब प्रवेश कर रहा है तो उसमें किस में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में, वेग में, तरंगदैर्घ्य में, या वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों में, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। परिवर्तन होता है यानी आपसे पूछा जा रहा है कि परिवर्तन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे वेग और तरंगदैर्घ्य दोनों हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन को आप अच्छी तरह, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िएगा। यहाँ पे जो अगर परिवर्तन नहीं होता अगर पूछा था तो यहाँ पे उसका जो राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति हो जाता है, ठीक है, आवृत्ति। लेकिन यहाँ पे जो है आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि परिवर्तन होता है, तो वेग और तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन होता है, ठीक है, और किस में परिवर्तन नहीं होता है, तो आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी में चेंजेज नहीं होता है, ठीक है। तो दोनों आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन में 13 नंबर 13 में कह रहा है कि अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए ट्रांसफार्मर अनुपात होता है, यानी अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए जो होता है ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वह क्या होता है, 1 के बराबर होता है, 1 से कम होता है, 1 से अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं, तो वह 1 से कम होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे 1 से कम बिल्कुल करेक्ट है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए जो ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वह 1 से अधिक होता है। दोनों आप याद रखिए, कोई भी एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मेरा 14 नंबर 14 में कह रहा है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बेलनाकार लेंस का प्रयोग जो किया जाता है किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो वह अबिंदुकता को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अबिंदुकता बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 15 नंबर 15 में कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है, यानी पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव है ये इस तरह का अर्थ है। यहाँ पे मेरा जो हो गया नॉर्थ पोल हो गया, यह साउथ पोल हो गया, ठीक है, और यह मेरा इक्वेटर है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि चुंबकीय ध्रुव, तो यह मेरा चुंबकीय ध्रुव नॉर्थ साउथ हो गया। तो यहाँ पे जो है नमन कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो नमन कोण का जो मान होता है दोस्तों वह कितना होता है, तो वह 90 डिग्री होता है, ठीक है, और इक्वेटर पर जो होता है वह 0 होता है, ठीक है, 0 डिग्री। दोनों आप याद रखिएगा, कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो यहाँ पे चुंबकीय ध्रुव पर पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। यही अगर विषुवत रेखा पे पूछता यानी भूमध्य रेखा पर पूछता तो यहाँ पे 0 डिग्री होता, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त परिसर में नहीं पड़ता है, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो है कौन सी श्रेणी जो होता है वह अवरक्त यानी इंफ्रारेड रीजन में जो होता है नहीं पड़ता है। हम्फ्री सीरीज, वुंड सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, लाइमन सीरीज, ठीक है। तो लाइमन सीरीज जो होता है वह अवरक्त इंफ्रारेड परिसर में रीजन में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यह तीनों जो ऑप्शन है वह इंफ्रारेड परिसर में पड़ता है, लेकिन लाइमन सीरीज होता है यह नहीं पड़ता है। तो लाइमन सीरीज किस में पड़ता है, तो यह अल्ट्रा वायलेट रीजन में पड़ता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और विजिबल रीजन अगर पूछे मैंने वार्मर सीरीज जो होता है वह विजिबल रीजन में पड़ता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। इससे जो है एक क्वेश्चन आपको पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसका जो पूछा कि अवरक्त श्रेणी में कौन नहीं पड़ता है, तो लाइमन सीरीज, ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर 17 में कह रहा है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव होता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस तरह का जो है क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें कौन सा जो है अपद्रव मिलाया जाता है, वाई वैलेंट, ट्राई वैलेंट, पेंटावैलेंट, इनमें से कोई नहीं। तो पी टाइप प्राप्त करना है, ठीक है, पी टाइप अगर प्राप्त करना होगा सेमीकंडक्टर तो उसमें जर्मेनियम में जो है ट्राई वैलेंट अपद्रव को मिलाया जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ट्राई वैलेंट। आप हमेशा याद रखिएगा पी टाइप तो ट्राईवैलेंट अपद्रव मिलाएंगे उसमें, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट जो होता है अपद्रव कौन कौन होता है, तो ब्रॉन हो जाता है, एल्युमिनियम होता है, ठीक है, गैलियम होता है, यह सभी जो है यह जो है ट्राईवैलेंट अपद्रव होता है, ठीक है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, आप एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, और यह ट्राईवैलेंट होता है। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त करने के लिए पूछा जाता तो उसमें जर्मेनियम में या सिलिकॉन में क्या मिलाते हैं, तो उसमें पेंटावैलेंट मिलाते हैं, ठीक है। एन टाइप पूछता तो, लेकिन यहाँ पे पी टाइप पूछा है तो ट्राईवैलेंट हो जाएगा। ट्राईवैलेंट अपद्रव कौन कौन होता है, तो ब्रॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, यह सभी जो है ट्राईवैलेंट ट्राईवैलेंट अपद्रव होता है, ठीक है। तो आप इसे जरूर से जरूर एक याद रखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी आपको बता दिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगर आप मेरा और भी शुरू का वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से उसे जरूर देखिएगा। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, यह मेरा 7वां वीडियो है। 6 वीडियो तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से उसे देख लीजिएगा। और हम चैप्टर वाइज भी फिजिक्स का सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराते चल रहे हैं, तो इससे उसे भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सभी चैप्टर को आप क्लियर करते चलिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में करें कि कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में पीला रंग का मान होता है,
3, 4, 5 या 6। तो देखिए कार्बन प्रतिरोध में कलर कोड में जो पीला यानी येलो कलर के लिए जो मान होता है दोस्तों, वह क्या होता है? तो आपको ट्रिक क्या बताए थे कि BB रोए GB के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको ट्रिक बताए थे। ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, येलो आ गया। और नंबरिंग किस तरह से करना है? 0 से स्टार्ट करना, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो येलो यानी पीला कलर के लिए मेरा कलर कितना हो गया, कोड कितना हो गया? 4 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन मेरा 19 नंबर 19 में कह रहा है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, श्रेणी क्रम। यही अगर वोल्ट मीटर पूछा जाता तो वहाँ पे समांतर क्रम हो जाता है, ठीक है। और आमीटर का काम क्या है? तो यह विद्युत धारा को मेजर करता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर 20 में कह रहा है कि विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? यानी विभवांतर को मेजर करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर को किया जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर से के प्रयोग द्वारा हम विभवांतर को मेजर करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, लास्ट तक जरूर बने रहेगा दोस्तों। सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अंत तक जरूर बने रहेगा। सभी प्रश्न को देखिएगा। कौन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे दोस्तों, ये कोई नहीं जानता, ठीक है। इसलिए आप अभी आपके पास बहुत समय है, आप शुरू से ही मेहनत करते चलिए। सभी अच्छे अच्छे प्रश्न को आप समझ कर याद करते चलिए, ताकि जो है आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकें, ठीक है। और अभी से मेहनत जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 में कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो उपयोग होता है वह किस में उपयोग करते हैं? तो उच्च और अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में किया जाता है, ठीक है। यानी हाई और मिनिमम दोनों प्रतिरोध को मेजर करने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है? धारा कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है या शक्ति कहलाता है? तो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में कन्वर्ट कर देता है तो उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, प्रतिरोध। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, प्रतिरोध। अगला क्वेश्चन 23 नंबर 23 में कह रहा है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है। यानी विद्युत हीटर में जो तार का कुंडली रहता है वह किस तत्व का उसमें व्यवहार किया जाता है तार के कुंडली में? तांबा का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, जस्ता का? तो नाइक्रोम का किया जाता है। नाइक्रोम का तार का मैंने विद्युत हीटर में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और बल्ब जो विद्युत बल्ब होता है उसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24 नंबर 24 में कराई निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? यानी किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सबसे अधिक होता है? पहला शीशा दे रहा है, जल दे रहा है, हवा दे रहा है, हीरा दे रहा है। तो देखिए सभी का लिख देते हैं। शीशा का कितना होता है? 1.5 होता है। जल का कितना होता है? 1.33 होता है। हवा का 1 होता है। और हीरा का कितना होता है? 2.34 होता है। तो किसका अधिक हो गया? अधिक पूछा जा रहा है तो हीरा का सबसे अधिक हो गया। तो डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। अगर मिनिमम पूछ रहा है तो यहाँ पे हवा हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हीरा इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 25 नंबर 25 में कह रहा है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिणाम से आधी हो जाती है उसे कहते हैं औसत आयु, अर्ध आयु, आवर्त आयु या अपक्षय आयु। तो यानी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है, वह मैंने कह रहा है कि प्रारंभिक अवस्था से आधी हो जाती है उस मैंने कहते हैं उस समय को जितने समय में होता है उस समय को क्या कहते हैं? तो उसे जो है अर्ध आयु कहते हैं, हाफ ऑफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, अर्ध आयु। अगला क्वेश्चन 26 में कह रहा है कि पी टाइप अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है उसमें मेजर करंट कैरियर जो होता है वो कौन होता है? होल होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो पी टाइप में जो होता है वह कौन सा मेजोरिटी में होता है? तो वह होल होता है, ठीक है, होल। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, होल, ठीक है। अगर यही एन टाइप पूछा जाता तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, लेकिन पी टाइप में होल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर 27 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? वाट के बराबर कौन सा मात्रक है, ठीक है। तो देखिए वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का। तो शक्ति का परिभाषा क्या है कि कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहते हैं, ठीक है। यानी P बराबर जो मेरा फार्मूला बनकर आता है वह W/T, ठीक है, W/T। तो W मेरा वर्क हो गया, तो वर्क का यूनिट जूल हो जाता है, और T मेरा टाइम का यूनिट क्या हो जाता है? सेकंड। यानी जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट के बराबर है, ठीक है, वाट के बराबर ही हो जाता है जूल पर सेकंड। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में, ठीक है, ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। काफ़ी इजी तरह से बता रहे हैं दोस्तों सभी प्रश्न को, इसलिए आप सभी अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा, ताकि आप जरूर से मैंने एग्जाम में अगर पूछे तो उससे सही आंसर कर सके, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 28 नंबर 28 में करें कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? व्यतिकरण, प्रकीर्णन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। तो ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर कार्य करता है।
तो मेरा डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर। 29 में कह रहा है कि स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन का एसआई मात्रक है। कूलॉम है, वोल्ट है, ओम, सेकंड है, इनमें से कोई नहीं। तो स्वप्रेरकत्व सेल्फ इंडक्शन का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम सेकंड होता है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार ओम सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों इसका जो और मात्रक होता है वह हेनरी भी होता है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूज नहीं करेगा, इसे भी आप याद रखिएगा क्योंकि ऑप्शन चेंज करके ये भी दे सकता है। ठीक है, और हेनरी भी याद रखिएगा। ठीक है, हेनरी भी आप याद रखिएगा कि इसका जो मात्रक होता है वह हेनरी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हेनरी और यहाँ पे ओम सेकंड भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मात्रक ये भी होता है। और कूलॉम किसका होता है तो आवेश का होता है, और वोल्ट किसका होता है तो विभवांतर का होता है। ठीक है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मेरा 30 नंबर, यह मेरा लास्ट प्रश्न है। कह रहा है कि 1 HP हॉर्स पावर बराबर होता है। ठीक है, तो 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। तो दोस्तों यह मेरा लास्ट प्रश्न था। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह से आप लोग मेहनत करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।